दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों तक कोई भी शिक्षक भर्ती प्रोग्रेस नहीं करेगी और ना ही कोई शिक्षक भर्ती परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि एक बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अब उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती होगी, चाहे वो जूनियर लेवल की हो, प्राइमरी लेवल की हो, या फिर टीजीटी पीजीटी लेवल की हो, एलटी ग्रेड की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, या फिर जो भी टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित संस्थाएं हैं, लाइक एज पॉलिटेक्निक की भर्ती हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज की भर्ती हो गई, इन सभी भर्तियों के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है कि किसी भी स्तर पर कोई भी भर्ती होगी, सारी भर्तियाँ नए आयोग के द्वारा ही की जाएंगी। और एक और भी खबर निकल के सामने आ रही है, उस खबर के मुताबिक नए आयोग के लिए आज कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें मंजूरी मिलने के बाद नया आयोग तीव्रता से गठित किया जा सकता है, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में ही बनाए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि नया आयोग ही टीईटी भी कराएगा, मतलब कि जब तक टीईटी नहीं होती है नई शिक्षक भर्ती भी नहीं आती है। ये परंपरा पिछले कई सालों से कायम है। तो इसका मतलब ये है कि अब टीईटी की परीक्षा भी नया आयोग कराएगा और उसके बाद जो भी रिक्त पद हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, उसकी परीक्षाएं भी नए आयोग के द्वारा ही करवाई जाएंगी। तो जैसा कि आप खबरों में आज देख सकते हैं, मदरसों समेत सभी संस्थानों में एक ही आयोग करेगा शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को हरी झंडी। तो आयोग का नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती अब एक ही आयोग के जरिए होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। खास बात यह कि अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी शिक्षकों की तैनाती इसी आयोग के माध्यम से होगी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को शिक्षा विभाग की जो आला अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक हुई थी और उसी में यह निर्णय लिया गया। तो विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए सीएम ने आयोग गठन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जितनी जल्दी ये आयोग गठित हो जाता है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उतनी जल्दी उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्तियों को गति मिल सकेगी। तो फिलहाल ये जो संस्था होगी वो स्वायत्त शासी रहेगी। कुलपति या आईएएस अफसर को इसकी कमान दी जाएगी। तो यहाँ पर बस यही उम्मीद की जा सकती है कि नया आयोग जल्द से जल्द गठित हो जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो स्थितियाँ हैं पुरानी भर्तियों के बारे में उनको भी थोड़ी गति मिल सके। क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग में सन्नाटा, मागा भर्तियों का ब्यौरा, ये हिंदुस्तान की न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल न्यूज हमें भी एक जगह और मिल रही है। तो खबर है कि पुरानी भर्तियों का आता पता नहीं, संभावित चयनों की सूची, संभावित चयनों की पूछी गई संख्या। तो यहाँ पर देखो, शासन के विशेष सचिव मदन सिंह घबरयाल हैं, उनकी ओर से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बेसिक शिक्षा परिषद, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग को पत्र जारी किया गया और कहा गया कि अगले मतलब अप्रैल 2023 से जून 2023 तक जो भी भर्तियां आपके आयोग के माध्यम से होने वाली हैं उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर तो स्थिति वही है कि पुरानी भर्तियों का कुछ अता पता नहीं और शासन ने भर्ती आयोगों से, चयन बोर्डों से संभावित भर्तियों की सूचना मांग ली है। शासन ने जिन भर्ती संस्थाओं से सूचना मांगी है उनमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी कोई भी संस्था वार्षिक कैलेंडर तक जारी नहीं करती है। और यूपीपीएससी ने भी इस बार जो कैलेंडर जारी किया उसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। जो मेन भर्तियां थी जिसके बारे में अभ्यर्थी अभी भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसका भी उल्लेख नहीं हुआ, लाइक एज एलटी ग्रेड, आरओ एआरओ, एपीएस और खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस इतना पता है कि इनके लिए आपको जो है मतलब यूपीपीएससी ने बताया था कि उनको अध्याचन मिल चुके हैं। कितने अध्याचन मिले हैं किस पद के सापेक्ष ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए तो बहुत ही मतलब निराशाजनक स्थिति थी। पहले जानकारी मिल रही थी कि लगभग 250 के आसपास बीईओ की वैकेंसी आएगी। वर्तमान में कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 80 अध्याचन पड़े हैं। और आरओ में भी यही स्थिति है। माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में, लेकिन फिलहाल 204 पदों पर ही आरओ की वैकेंसी आने वाली है। तो हमें तो सिर्फ आरओ पर फोकस करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ओ लेवल नहीं है वो आरओ पर ही फोकस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या होती है वो और भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखो जो जानकारी मांगी गई है, सबको पता है कि कोई भी संस्था
जानकारी देने की स्थिति में है नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें यूपीएचएससी के बारे में, तो जो उसके अध्यक्ष थे ईश्वर शरण विश्वकर्मा, वो फिलहाल उनका जो कार्यकाल था 6 फरवरी को पूरा हो चुका है। बात करें अगर हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बारे में, तो वहाँ पर भी स्थिति मतलब वीरेश कुमार हैं अध्यक्ष, उनका भी कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा होने वाला है। मतलब आज 5 हो गया तो 2-3 दिन में उनका कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। तो ये संस्थाएं क्या जवाब देंगी, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। फिलहाल जो कुछ भी जानकारी निकल के सामने आएगी, जो भी संस्था प्रधान होगा वो कुछ न कुछ तो लिख के देंगे, क्योंकि शासन ने इसके बारे में पूछा है। और आगामी जो कुछ भी है 4 बजे के बाद मीटिंग समाप्त होगी, मेरी नज़र रहेगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, समाज कल्याण विभाग को फॉर्म न भेजने के कारण फंसी छात्रवृत्ति। खैर ये कोई खास न्यूज़ नहीं है, ये खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। और इसी के साथ आगे बढ़ें तो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि पद खाली और भर्ती महीनों से अटकी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बात अगर टीजीटी पीजीटी की हो तो उसके बारे में भी जानकारी मिल रही थी कि 16,000 पद खाली हैं, 4,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, आवेदन लिए गए, एग्ज़ाम का पता नहीं। एलटी ग्रेड के बारे में भी लगभग 5,000 पदों पर अध्याचन यूपीपीएससी को मिल चुका है, लेकिन यूपीपीएससी ही कराएगा या नया आयोग कराएगी ये परीक्षा कुछ पता नहीं है। तो अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से प्रयागराज जैसे शहर में रहते हैं, जहाँ पर नियमित रूप से अब जो किराया भाड़ा है वो बढ़ रहा है, जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। और जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए अगर घर से 5,000 10,000 रुपये आ भी जाएं तो यार सही बताऊं तो 5,000 10,000 रुपये में खाना पीना भी मुश्किल होता है, क्योंकि 3,000 4,000 रुपये तो लगभग दे देना पड़ता है मकान मालिक को। उसके बाद बचते हैं 2,000 3,000 रुपये। उसमें वही बात, एक कहावत है गाँव में कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो बड़ी विषम परिस्थितियों में अभ्यर्थी जो है जी रहे हैं। अगर एक सही टाइम टेबल होता कि चलो भाई अमुक डेट तक परीक्षा हो जाएगी, तो अभ्यर्थियों को एक निराशा का भाव मन में न रहता, उनको लगता कि चलो जैसे तैसे करके एक फिक्स डेट तक हमें यहाँ पर रहना है, उसके बाद तो हमें चले जाना है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैंने देखा है कि तमाम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि 18-20 साल की उम्र में प्रयागराज आते हैं, 20 साल 30 साल तक पड़े रहते हैं वहीं पर। बहुत सारे अभ्यर्थी तो 50 साल की अवस्था तक अभी भी लाज में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका चयन अभी तक कहीं पर हो नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो उनके जज्बे को सलाम, कितने लंबे समय तक उनका धैर्य उनके साथ है, क्योंकि 40-45 साल की उम्र भी कम नहीं होती है। और जीवन की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, उम्र जो है बोझ की तरह बढ़ती है। क्योंकि एक समय तक आप चाहे कितने भी परेशान परिवार से हों, एक समय तक आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन आप कितने भी संपन्न परिवार से हों, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको जो है जिम्मेदारियाँ उठानी ही पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो उसका परिणाम भी अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है, और जाने अनजाने में तानों से भी हमें आहत किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ समय के बाद, एक निश्चित उम्र के बाद आपको जो है तैयारी करना और फोकस बनाए रखना ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और भी जानकारियाँ आज के न्यूज़पेपर में हैं, लेकिन कोई खास मायने रखती नहीं है, तो इसके बारे में कुछ खास डिस्कशन योग्य है नहीं। समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। CUET के बारे में बता देता हूँ। CUET के लिए कुल 14 लाख आवेदन आए हैं, सर्वाधिक आवेदन यूपी से हैं। और अभ्यर्थियों को पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में, फिर BHU में और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यहाँ पर प्रवेश लेना है। तो ये वरीयता क्रम उन लोगों ने डाला है। दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा ही CUET होने वाली है, जो कि मई में स्टार्ट होगी। 21 से 31 मई के बीच में परीक्षा करवाई जाएगी। देश में संख्या भी बड़ी है। CUET के लिए 59 देशों के विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। कितने देशों के? 59 देशों के। इस बार देशों की संख्या कितनी हो गई है? 74 हो गई है। तो और हाँ फ्रेंड्स, देखो UPPCS के लिए अब समय बहुत कम बचा हुआ है। लास्ट 30 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके बारे में एक वीडियो मैं आज अपलोड करूँगा। लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी, ये उनके लिए काम करेगा जो पिछले 2-3 महीनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं और जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर चल रहे हैं। तो उनके लिए अंतिम 30 दिन किस प्रकार से फ्रूटफुल हो सकते हैं, फलदायक हो सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। देखो इस समय ना बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे टॉपर हैं जो आपको भ्रमित करेंगे, ये किताब वो किताब, ऐसी किताब वैसी किताब। लेकिन मैं आपको बताऊं तो आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर सरल भाषा में पढ़ लेना है और इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसका अपना नोट्स पढ़ने का मज़ा अलग है। मार्केट में बहुत सारी किताबें होंगी, घटनासार मिलेगी, दृष्टि मिलेगी और भी तमाम किताबें होंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक करंट नहीं पढ़ा है
तो यकीन मानिए कि वो किताबें आपका पूरा महीना ले लेंगी और पूरी भी नहीं होंगी और आपको याद भी नहीं होंगी। तो बेहतर होगा कि आप अपने नोट्स पढ़ें। अगर आपके पास अपना नोट्स नहीं है तो आप हमारे नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो नोट्स होता है ना, ये डे बाय डे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रतिदिन जो 10-12 प्रश्न होते हैं वो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रहता है, तो उसमें क्या होता है कि मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आंसर लिखता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो 1-2 लाइन में उसकी व्याख्या देता हूँ, ज़रूरत पड़ गई तो तस्वीर भी दे देता हूँ। इस प्रकार से ये PDF में टाइप करके तैयार करता हूँ। तो ये मेरा खुद का जो है PDF होता है। फैक्ट के बारे में चिंता ना करें, मैं यहाँ पर PIB से, इसके अलावा AIR न्यूज़ से, द हिंदू से, न्यूयॉर्क जो द टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, और कुछ हिंदी न्यूज़पेपर और कुछ और भी वेबसाइट का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें मैं तैयार करता हूँ और उसको रीचेक भी मैंने किया हुआ है। तो आपको फैक्ट में कहीं कोई त्रुटि नहीं मिलेगी और प्रतिदिन जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे मैक्सिमम प्रश्न मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। 1-2 जगह से मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ कि कोई तथ्य छूट तो नहीं रहा है। तो अगर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। कुल 6 महीने की PDF है जो कि लगभग 150 रुपये में आपको उपलब्ध होगी। सारी बातें यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, आपको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको पढ़ना है वो लेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं लेगा। वैसे मैं आपको बता दूं तो ये जो पैसे 100-150 रुपये लोग बचाते हैं कि यार 150 रुपये कौन देगा, देखो ये आपके लाइफ के लिए एक निवेश होता है, ठीक है। और आपकी लाइफ से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं। 150 रुपये आप कहीं पर भी खर्च कर दो, लेकिन यहाँ पर खर्च करना ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपको अगर आपकी जॉब लग जाती है तो कितना फ़ायदा आपको मिलेगा, आपकी लाइफ बन सकती है। तो भैया पैसे तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वहीं पर खर्च करो जहाँ से उसका आपको जो है भविष्य में एक अच्छा मतलब रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो किताबों को खरीदने में और अपनी शिक्षा पर खर्च करने में ये एक निवेश होता है जो कि आगे चलकर आपको कई गुना ज़्यादा, कई गुना क्या, लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा होकर आपको वापस मिलता है। तो किताबों के बारे में 100-150 रुपये के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है कि आपके पास अपने नोट्स हैं तो मैं देखो मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये आपके अपने विवेक पर है, बस आपको बता रहा हूँ। और हाँ, ये आपका चैनल है, एक चैनल मैंने बनाया था IAS PCS मास्टर क्लास। ये चैनल डेफिनेटली आने वाले दिनों में एक माइलस्टोन स्थापित करेगा। जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं वो कहीं और आपको नहीं मिल सकती हैं। एक बार चैनल को चेक ज़रूर कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से गाइड की जाती हैं और हम कोई फेक आपसे जो है दावा नहीं कर रहे हैं, प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। देखो जो चीज़ें आपको मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, एक सही रास्ता, ये मेरा अपना अनुभव है। लगभग 2015 से लेकर 2022 तक मैंने कुल 2 बार मेंस लिखा और कई बार प्री भी क्लियर हुआ। जानकारी मैंने कई बार आप लोगों को उपलब्ध कराई और तीसरी बार मेंस भी मैंने लिखा था, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ। मतलब 2 बार मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू में गए, तीसरी बार जब मेंस लिखा तो क्लियर नहीं हुआ। तो इस प्रकार से सारी जानकारियां मैं आपको देता रहूँगा और आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा। कभी ना कभी तो वो समय आएगा ना जब ये दुनिया आपको सलाम करेगी और आपकी जो सफलता होगी उसको सब कुछ मिलेगा जिसकी वो हकदार है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।